हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज से हम शुरू करेंगे क्लास 10 सोशल साइंस यानी समाज विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट। जी हाँ गाइज, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। देखिए, थोड़ा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है तो आप मैनेज कर लीजिएगा। लेसन का पूरा नाम है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। देखिए, जो आपकी हिस्ट्री वाली बुक है यानी भारत एवं समकालीन विश्व 2 इतिहास, उसका ये फर्स्ट चैप्टर होने वाला है क्लास 10 का। और बिल्कुल डिटेल में इसे हम एकदम अच्छे से पढ़ेंगे और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जी हाँ, जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे छपने वाले हैं इस नोट्स से मैं आपको बताऊंगा। और ये नोट्स भी आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? ये मेरे व्हाट्सअप पे मिलेगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर क्या है, चलिए अभी मैं नीचे बता दूंगा। पहले हम लोग इसको एक एक चीज़ें डिटेल में बिल्कुल पढ़ते हैं। देखिए, जैसे चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो ये राष्ट्रवाद क्या है इस चीज़ को थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए, मैंने राष्ट्रवाद यानी इसको इंग्लिश में हम लोग नेशनलिज्म बोलते हैं। यहाँ इसकी डिफिनीशन लिखिए कि जो विचारधारा किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे 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 राष्ट्रीय ध्वज क्या है? देखिए, राष्ट्र ध्वज हम लोग को एक मतलब पूरे भारत में एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है। मतलब जो राष्ट्रीय ध्वज है, इसके कोई भी अगेंस्ट नहीं खड़ा हो सकता, चाहे किसी भी धर्म जाति कोई भी लोग हो गए। ये जो हम लोग का राष्ट्रीय ध्वज है, इसके विरुद्ध में कोई भी खड़ा, इसके खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। मतलब ये क्या है कि ये हम लोग के राष्ट्र को एक साझा पहचान, मतलब सभी लोगों को एक सूत्र में संगठित करता है। तो इस प्रकार की जो भी विचारधारा हो गई लोगों की, ठीक है, वही क्या है? राष्ट्रवाद है। तो जो विचारधारा किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देती है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। ये सिंपल आप डिफिनीशन लिख सकते हैं। आगे मैंने लिखा है कि राष्ट्रवाद की भावनाओं की जड़ें जमाने के लिए कई प्रतीकों का सहारा, जैसे राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रगान, उसके अलावा आदि मैंने लिखा है, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं। या आप राष्ट्रवाद का इस तरह से भी एक डिफिनीशन दे सकते हैं कि राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियमों आदर्शों को बनाए रखने का सिद्धांत ही राष्ट्रवाद है। तो ये भी आप लोग लिख सकते हो अगर कहीं आता है कि राष्ट्रवाद क्या है तो उसके जगह पे। ठीक है, तो आई होप अभी आप लोग राष्ट्रवाद समझ गए होंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है। चलिए अब देखिए, ये कहीं इसका डिफिनीशन नहीं आता है, लेकिन चूंकि चैप्टर का नाम है तो मैंने इसको आपको समझा दिया। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे कुछ चीज़ें देखते हैं। लेकिन देखिए, कुछ चीज़ें चलने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा। जैसे हिस्ट्री में क्या होता है ना, हिस्ट्री यानी इतिहास में आप लोग हर जगह देखोगे कि ऐसे मतलब कहीं कहीं लिखा रहा है कि ये घटना 21वीं सदी में हुई, ये घटना 19वीं सदी में हुई। तो ये इसका मतलब क्या? 19वीं सदी में हुई मतलब किस सन में हुई? आप सन, क्योंकि सन तो हम आसानी से पहचान जाते हैं, तो इसको थोड़ा मैं समझा देता हूँ कि ये सन और ये सदी का क्या मतलब। देखिए, एक सदी मीन्स आप जानते हो, एक सदी या एक उसको हम शताब्दी भी बोल सकते हैं। ठीक है, सदी या शताब्दी। ठीक है, इसका मतलब होता है 100 वर्ष। एक सदी या एक शताब्दी मीन्स 100 वर्ष। और एक दशक मीन्स, एक दशक होता है 10 वर्ष का। ठीक है, तो यहाँ हमें इस दशक से कोई मतलब है नहीं है, हमें शताब्दी से मतलब है। क्योंकि अभी आगे आपको कई जगह मिलेगा कि मतलब इसका मतलब गठन 21वीं सदी में हुआ या 18वीं सदी में हुआ, ऐसा आपको हर जगह पढ़ने को हिस्ट्री में मिलेगा। तो इस चीज़ को समझना जरूरी है। सबसे पहले अभी मैं बताऊं कि ये हम लोग का 2022 चल रहा है। अभी मैं आपसे पूछूं कि मतलब कौन सी सदी चल रही है, तो शायद आप में से ज़्यादा लोग नहीं बता पाएंगे। लेकिन मैं बता देता हूँ कि अभी ये 21वीं सदी चल रही है। कौन सी सदी चल रही है? 21वीं सदी। और ये कब तक चलेगी? तो देखिए, ये जब तक यहाँ पे 100 न हो जाए, ठीक है, यानी 2100 तक ये क्या चलेगी? मतलब यहाँ 100 हो जाएगा तो ये 21 आ जाएगा। 21 तक ये 21वीं सदी चलेगी। अब 21 से 21 एक होगा ना, 21 एक, तो वो 22वीं सदी के अब अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ से आपको क्या समझ आ रहा है कि देखिए, यहाँ 20 है तो यहाँ सदी 21 है, यहाँ 21 आएगा तो सदी 22। यानी हमेशा यह आप ये ध्यान रखना कि सन से सदी एक ज़्यादा होगी। जैसे कहीं कहेगा कि 1820 में यह घटना हुई, तो इसका मतलब किस सदी में हुई? तो यहाँ 1820 हमें इससे लेना नहीं है, ये शुरू के अंक से लेना है 2। तो 1800 यानी 1800 से आगे, यानी 18 मीन्स यहाँ 19वीं सदी। तो ये
ये एक तरह से शॉर्टकट है समझने का। अगर कोई घटना, मान लीजिए कोई घटना बोल दे कि कोई घटना 15वीं सदी में घटित हुई। 15वीं सदी कहने का क्या मतलब है, ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं कि सदी सन से हमेशा एक अधिक हो रहा है, तो 15वीं सदी मतलब 1400 ईस्वी में वह घटना घटित हुई होगी। तो यह हमेशा याद रखिएगा, जो सदी होती है ना, ये सन से हमेशा मतलब एक ज़्यादा होती है। जैसे ये 2000 मतलब 2000 हमारा सन चल रहा है, तो हम लोग की सदी क्या है 2000, यानी वही 20, तो 21वीं सदी चल रही है। मतलब 2022 चल रहा है, तो यहाँ शुरू के ये 2 अंक लेते हैं तो 21वीं सदी चल रही है। अब कहोगे कि ये कैसे, आप ये कैसे, ये तो आप एक लॉजिक बता दिए, लेकिन इसका पूरा आप डिटेल बताओ। तो देखिए, मैं इसका पूरा एक पूरा मतलब चिट्ठा ही खोल देता हूँ, पूरा डिटेल आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे ये सदी का कब प्रारंभ हुआ, जैसे देखिए ये मान लीजिए ये ईसा मसीह का जन्म साल है, ये ईसा मसीह का जन्म साल है। तो ईसा मसीह के जन्म से इधर पहले का जितना समय है उसे ईसा पूर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईसा पूर्व, मतलब ईसा के जन्म के पूर्व का समय। और ईसा के जन्म के इधर बाद का जो समय है जितना भी, उसको हम लोग ईसवी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ईसवी या सन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये ईसा पूर्व उल्टा चलता है। जैसे यहाँ देखिए, मतलब इधर का तो समय ईसा के जन्म के बाद ये 1 2 3 4 इसी तरह चलते चलते मान लीजिए यहाँ 2022 आ गया है। मतलब ईसा के जन्म से 2022 वर्ष पूर्व का भी समय चल रहा है इस टाइम। और इधर ईसा के जन्म के पहले का समय 1 2 3 इधर जितना भी आगे चला जाए, तो देखिए आप कहीं देखेंगे, मतलब ऐसे हिस्ट्री पढ़ेंगे कहीं ईसा पूर्व आएगा तो आप देखेंगे कि ये मतलब इनका जन्म 500 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु 400 ईसा पूर्व में हुई। तो आप कहोगे अरे यार ये उल्टा क्यों, जन्म होना चाहिए 400, मृत्यु होना चाहिए 500 वर्ष में। लेकिन नहीं, ईसा पूर्व उल्टा चलता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये 500 ईसा पूर्व आएगा और यहाँ पे 400 आएगा। मतलब ईसा मसीह के जन्म के 500 वर्ष पूर्व मान लीजिए किसी का जन्म हुआ था और मृत्यु हुआ था 400 वर्ष पहले, ठीक है। तो ये इस प्रकार लिखा जाता है कुछ कि मतलब इनका जन्म 500 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु 400 ईसा पूर्व में, तो इन्होंने कितने वर्ष जिया? तो इन्होंने 100 वर्ष जिया। मतलब ईसा पूर्व ये थोड़ा उल्टा चलता है। और ये ईस्वी हो गया या निस्सन हो गया, ये सीधा ही चलता है, जैसे 1 2 3 4 ये सीधा चलता है। अब देखिए यहाँ मैं समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ ईसा मसीह का जन्म के बाद यहाँ से अब सन स्टार्ट हुआ होगा, तो फर्स्ट से मतलब पहले वर्ष से 100 वर्ष का जो समय है वो पहली शताब्दी के अंतर्गत आएगा, या पहली सदी के अंतर्गत, मैं सदी ही लिख देता हूँ, पहली सदी के अंतर्गत आएगा। अब देखिए 101 से 100 सॉरी 200 वर्ष तक का समय दूसरी सदी के अंतर्गत आएगा। अब देखिए 201 से 300 वर्ष तक का समय तीसरी सदी के अंतर्गत आएगा। आप देख रहे हो यहाँ 200 है यहाँ पे, ठीक है, यानी 2 है तीसरी सदी के अंतर्गत। अब इसी तरह करते करते मान लीजिए यहाँ 3, चलिए मैं एकदम एक एक चीज़ें डिटेल में लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए 301 से, ठीक है, यानी ईसा मसीह के 300 वर्ष बाद का समय, 301 से 400 वर्ष का समय को हम चौथी सदी बोलेंगे, यानी ये चौथी सदी के अंतर्गत आएगा। उसी तरह 401 से, ठीक है, 501 तक का समय पाँचवीं सदी के अंतर्गत आएगा। यहाँ आप ध्यान दीजिए, मैं अब ज़्यादा नहीं लिखता हूँ। मान लीजिए इसी तरह आते आते यहाँ पे मान लीजिए 900 आ गया है। 901 से 1000 तक का समय किस सदी के अंतर्गत आएगा? तो वह 10वीं सदी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। उसी तरह चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब मान लीजिए यहाँ 1001 से, ठीक है, 1001 से अब यहाँ से 100 वर्ष बाद यानी 1100 तक, ठीक है, 1100 वर्ष तक ईसा मसीह के जन्म के बाद ये कौन सा सदी होगा? तो ये होगा 11वीं सदी। इसी तरह मान लीजिए बीच में चलते चलते 2000 आ गया, ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद का समय। तो 2000 से अभी ये जो सन अभी चल रहा है, जो 2000, ये 2000 सन चल रहा है, तो 2000 इसमें 22 साल चल रहा है, इसी में 23 24 25 आगे चलता जाएगा। और ये कब तक चलेगा? तो ये 2100 वर्ष तक चलेगा, ठीक है। ये सॉरी 2001 से हम लोग लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब क्या हो गया? 20 हो गया, 20 हो गया। तो यहीं पे आप जब ऐसे मैंने ये आप एक स्टेप वाइज करते आएंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कि यहाँ पे 21वीं सदी चल रहा है, ठीक है। तो 21वीं सदी कब तक चलेगा? 2100 वर्ष तक, ठीक है। एक और 2100 वर्ष के बाद अब 2100
एक या 2102 अब ये चलेगा, तो इस चीज़ को हम 22वीं सदी के अंतर्गत लेंगे। तो अभी तो 21वीं सदी ही चल रहा है। तो आई होप ये आप लोग को एकदम डिटेल में ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ये बार बार अब ये सदी कहेगा तो आप समझिएगा। अब ये लॉजिक लगाने की आपको हर जगह ज़रूरत नहीं, ये तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब लॉजिक क्या लगाएंगे, जैसे जो सदी होती है, ठीक है, हमेशा सन से एक ज़्यादा होती है। जैसे कहीं 1800 मान लीजिए, कुछ भी यहाँ लिखे 1800 मान लीजिए 22 ही लिख दिया, तो यहाँ आप शुरू के ये वाला अंक देखेंगे 1800 चल रही है यानी 19वीं सदी, ठीक है। या कहीं लिख दिया 1700, मान लीजिए 1730 में ये घटना हुई थी, 1730 में मतलब यहाँ आप देखेंगे यानी 18वीं सदी में वो घटना हुई थी। अगर कहीं लिख दे 21 मतलब ऐसे लिख दे ये घटना मान लीजिए 2020 में हुई थी, 2020 में हुई थी, तो 2020 तक शुरू की यानी 21वीं सदी में हुई थी, ठीक है। और कहीं सदी दे दे कि यह घटना मान लीजिए 17वीं सदी में हुई थी, 17वीं सदी में, 17वीं सदी मीन्स 1600 ईस्वी के अंतर्गत हुई गई। अब यहाँ कुछ भी हो सकता है, मतलब 1600 वर्ष मतलब 100 वर्ष के भीतर, वो एग्जैक्टली टाइम तो हमें नहीं मालूम क्योंकि सदी एक 100 वर्ष ही होती है, ठीक है। तो आई होप यहाँ ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर, देखिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, मैं बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो इस चीज़ को मैं साइड रखता हूँ, अब आपको सदी में थोड़ा भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है, ये तो हमने राष्ट्रवाद समझ लिया कि राष्ट्रवाद क्या होता है, आगे इस चीज़ को समझते हैं। जैसे 1848 में फ्रेडरिक सार्वरी ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। ये मतलब एक टॉपिक कर मैंने लिख लिया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे मैं क्वेश्चन लिखा हूँ, आपको समझाऊंगा। जैसे देखिए यहाँ मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो सबसे पहले ये चीज़ हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे 1848 में जो फ्रेडरिक सार्वरी थे, उन्होंने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, ये आप लोग याद रखिएगा। उसके द्वारा बनाए गए चित्र उसके शब्दों में, यानी ये जो फ्रेडरिक सार्वरी ने ये 4 चित्रों की श्रृंखला अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखिएगा, ये है, ठीक है। तो इसके द्वारा ये जो बनाई गई, देखिए यहाँ पे लिखा है कि उसके द्वारा बनाए गए चित्र उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना था। तो इस चीज़ को आप लोग याद रख सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसको बना सकता है, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक क्या है इसमें कि पहले चित्र में यूरोप तथा अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सही बात है, पहले चित्र में इसमें यूरोप तथा अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। अभी मैं सारा का सारा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करूंगा। उसके बाद देखिए स्वतंत्रता की प्रतिमा, जैसे यहाँ पे ये आपको ये देखिए फ्रेडरिक सार्वरी के चित्र में ये स्वतंत्रता की प्रतिमा यहाँ पे ये सफ़ेद टाइप की दिख रही होगी, तो ये स्वतंत्रता की प्रतिमा यानी क्वेश्चन में मैंने लिख लिया महिला की जो मूर्ति है, ये महिला की एक मूर्ति है जिसको स्वतंत्रता का प्रतिमा कहा जा रहा है, ठीक है। तो स्वतंत्रता की प्रतिमा के एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल, एक हाथ में क्या है, ज्ञानोदय की मशाल है, तथा दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और देखिए आप चित्र में देखेंगे, ये चित्र आपके बुक में काफ़ी बड़े में बनाया है, तो ऊपर से ये ईसा मसीह, उसके अलावा बहुत सारे देवी देवताओं के मतलब इधर ये आशीर्वाद दे रहे हैं या इनको मिलजुल कर भाईचारे की तरह रहने को प्रेरित कर रहे हैं एक तरह से। मतलब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बना सकता है, यही जो हमने अभी ये पढ़ा इसी टॉपिक से कि 4 चित्रों की श्रृंखला किसने और कब बनाई थी। ओके, तो देखिए 4 चित्रों की श्रृंखला फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सार्वरी ने 1848 में बनाई थी। अब मैं 1848 को पूछ दूं कि किस सदी के अंतर्गत ये आएगा, मतलब मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि मतलब फ्रेडरिक सार्वरी ने किस सदी में 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई, तो देखिए आप जानते हो कि 1848 में बनाई, तो 1800 ईस्वी मीन्स 19वीं सदी, यानी 19वीं सदी में उसने क्या बनाई, 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि कहीं कहीं सीधे सीधे ऐसे मतलब बोल देगा कि इसने ये 19वीं सदी में ये किया, तो 19वीं सदी मतलब 1800, अब 1800 में एग्जैक्टली कौन सा 1822 होगा कि 1802 में कि 1888 में, अब ये एग्जैक्टली पता नहीं होगा, लेकिन 1800 ईस्वी में वो घटना हुई, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है कि फ्रेडरिक सार्वरी ने अपने चित्र श्रृंखला में सपनों का एक संसार की रचना की जो मिलकर बना था। किससे मिलकर बना था, स्वतंत्रता से, स्वतंत्र समाज से, जनता के सहयोग से, जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से। तो इसका एग्जैक्टली क्वेश्चन का आंसर तो यही होगा, क्योंकि अभी हमने मतलब यहाँ पढ़ा था कि यहाँ सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना था, ठीक है। ये आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल हूबहू मिलेगा,
ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ एक क्वेश्चन और हो जाता है कि फ्रेडरिक सारी द्वारा बनाए गए 4 चित्रों की श्रृंखला के पहले चित्र में कहाँ के लोग दिखाए गए, वो हमने अभी ऊपर पढ़ा। अब मैंने जैसे ऑप्शन यहाँ बना दिया कि फ्रांस तथा जर्मनी के, अमेरिका तथा जर्मनी के, अमेरिका तथा यूरोप के, एशिया तथा यूरोप के। तो इसका सही आंसर ये थर्ड है, क्योंकि हमने यहाँ ऊपर देखिए हमने यहाँ लिखा भी है, 1 मिनट कहाँ हमने लिखा है शायद, ओके देखिए पहले चित्र में यूरोप तथा अमेरिका के लोग दिखाए गए। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन बना दे कि फ्रेडरिक सारू द्वारा बनाए गए 4 चित्रों की श्रृंखला के पहले चित्र में कहाँ के लोग दिखाए गए, तो अमेरिका तथा यूरोप के। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये आपका फर्स्ट पेज समाप्त होता है। अब चलिए हम लोग सेकेंड पेज पे चलते हैं। सेकेंड पेज पे कुछ क्वेश्चन है, उनको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए ये आपका एक क्वेश्चन है जो PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा था कि फ्रेडरिक सारू कौन था। ठीक है, तो फ्रेडरिक सारू एक फ्रांसीसी कलाकार था जिसने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये पिछले साल 2 मार्क में आप लोग के क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है कि प्रतिमा किस प्रतिमा की बात करा जा रही है यहाँ पे। फ्रेडरिक सारू के 4 चित्रों की श्रृंखला में जो प्रतिमा है, ठीक है, उसकी के सामने निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त डाट पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं? अब ऑप्शन है शरीर, सैनिक, अवशेष, दस्तावेज। जैसे यहाँ पे देखिए मैं चित्र दिखा देता हूँ 1 मिनट। ये जो फ्रेडरिक सारू के द्वारा चित्र बनाया गया, इसमें ये जो प्रतिमा है इसके सामने यहाँ नीचे आप लोग देख सकते हो, यहाँ सब अवशेष मतलब सब क्या पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे निरंकुश स्थानों के अवशेष पड़े हुए हैं। इसमें तो शरीर, सैनिक, दस्तावेज, अवशेष है। तो आप पढ़े रहोगे NCERT की एक एक लाइन। देखिए जो नोट्स बनाया गया है NCERT की एक एक लाइन पढ़कर बनाया गया है, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, नहीं तो अधिकांश तो इसमें दस्तावेज में मारेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। प्रतिमा के सामने निरंकुश स्थानों के ध्वस्त अवशेष पड़े हुए थे, ना कि ध्वस्त दस्तावेज। ठीक है, ये आपकी NCERT की लाइन में हूबहू ये मतलब लिखा हुआ है NCERT में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे एक और क्वेश्चन बन जाता है कि फ्रेडरिक सारू द्वारा बनाए गए 4 चित्रों की श्रृंखला में किसकी प्रतिमा दिखाई गई है, ठीक है, या दिखाई गई। ठीक है, तो देखिए फ्रेडरिक सारू द्वारा बनाए गए 4 चित्रों की श्रृंखला में स्वतंत्रता की प्रतिमा दिखाई गई है। किस चीज़ की? ये जो प्रतिमा है ये स्वतंत्रता की प्रतिमा है, और जिसके एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल तथा दूसरे हाथ में मनुष्य के स्वतंत्रता की अधिकारों का घोषणा पत्र है। ठीक है, देखिए वही यहाँ मैंने लिखा हुआ है, जिसके एक हाथ में मशाल तथा दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र था, या चलिए था ही रहने देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का आप आंसर दे सकते हैं कि फ्रेडरिक सारू द्वारा बनाए गए 4 चित्रों की श्रृंखला में किसकी प्रतिमा दिखाई गई। तो इसका तो यहाँ तक भी लिख देंगे, लेकिन आगे थोड़ा ये चीज़ ऐड कर देंगे तो काफ़ी ये मज़ेदार हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आप अपनी NCERT की बुक में देखेंगे तो ये सेम टू सेम वहाँ का मतलब कटिंग ऐड किया गया है। एक निरंकुशवाद आएगा, तो निरंकुशवाद से क्या अर्थ है, ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। तो देखिए ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, इतिहास में ऐसी राजशाही, मतलब कहने का मतलब निरंकुशवाद से मतलब यही है कि मतलब निरंकुश या राजशाही सरकार, ठीक है, जो अपना मतलब एकदम बिल्कुल राजशाही सरकार मतलब चलाए, एकदम निरंकुश हो, जनता पे काफ़ी मतलब बुरा मतलब व्यवहार करे जनता से, तो वही निरंकुश का मतलब है, निरंकुशवाद का मतलब है। ठीक है, उसके अलावा एक और शब्द है कल्पनादर्श या यूटोपिया। कल्पनादर्श को ही यूटोपिया कहा गया। इसका मतलब क्या है? तो देखिए जो फ्रेडरिक सारू ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी, उसमें एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जो इतना आदर्श कि उसका साकार होना लगभग मतलब असंभव होता है या संभव है। ठीक है, उसी को उसने कल्पनादर्श या यूटोपिया कहा। क्लियर है? तो कल्पनादर्श या यूटोपिया का क्या अर्थ है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप लिखिए कि एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना असंभव है या होता है। बस यही कल्पनादर्श का अर्थ है या कल्पनादर्श का मतलब है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है कि अर्नस्ट रेनन कौन था? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, कि अर्नस्ट रेनन कौन था। देखिए आप लोग पढ़िएगा अपनी NCERT की बुक में, ये मतलब बिल्कुल मिल जाएगा अर्नस्ट रेनन के बारे में। तो देखिए अर्नस्ट रेनन एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। क्या था? कि अर्नस्ट रेनन एक फ्रांसीसी दार्शनिक था।
आगे इसके बारे में कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं। ऐसे तो इस क्वेश्चन का इतना ही आंसर हो गया, लेकिन इसके बारे में हमें थोड़ा जानना जरूरी होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी आपके 3 मार्क में आता है। तो भाई 3 मार्क में तो इतना ही नहीं लिखोगे, थोड़ा इसके बारे में और चीज़ें लिखना पड़ता है। तो आगे हमने क्या लिखा है, जिसने राष्ट्र क्या है का व्याख्यान करते हुए, व्याख्यान करेंगे मतलब उस पर मतलब बोलते हुए कहता है, ठीक है, कि अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करते हुए कहता है कि एक राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म अथवा क्षेत्र से नहीं बल्कि एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। मतलब कुछ लोगों का मानना था कि एक जो राष्ट्र है ना, वो समान भाषा, एक समान नस्ल और एक समान धर्म से मिलकर बनता है। लेकिन अर्नस्ट रेनन थे, मतलब उनकी बातों को काटते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि एक जो राष्ट्र है एक एक भाषा से या किसी एक धर्म से बनता है, ठीक है। एक जो राष्ट्र होता है ना, वो क्या होता है कि एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु, मतलब एक लंबे प्रयास, मतलब कहने का मतलब कि लंबे समय थे एक राष्ट्र को, मतलब क्रांतिकारियों के द्वारा, बहुत सारे लोगों के द्वारा मिलकर बहुत सारे प्रकार के युद्धों को लड़कर मतलब जीता जाता है, वही क्या है, राष्ट्र, मतलब राष्ट्र है, ठीक है। तो सही बात है अर्नस्ट रेनन की भी भाई। और ये जो कुछ लोग बोल रहे थे कि ये समान भाषा, नस्ल, धर्म से बनता है, तो ये बिल्कुल बात गलत है भाई, क्योंकि कोई भी रह सकता है एक राष्ट्र में, ऐसा नहीं कि एक ही धर्म के लोग रहेंगे, कोई भी रह सकता है। तो ही अर्नस्ट रेनन ने कहा था, ठीक है। तो ये अगर आ जाए आपके एग्जाम में क्वेश्चन, अर्नस्ट रेनन कौन था, ठीक है, या अर्नस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र क्या है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, या पूरा यही उत्तर सेम टू सेम लिख सकते हैं कि अर्नस्ट रेनर एक फ्रांसीसी दार्शनिक था जिसने राष्ट्र क्या है क्या व्याख्यान करते हुए अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करते हुए कहता है कि एक राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म अथवा क्षेत्र से नहीं बल्कि एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु, चरम मतलब वही अंतिम बिंदु होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं एक यहाँ नया शब्द जनमत संग्रह, ये आपके मतलब एनसीईआरटी की बुक में ये लाइन मिल जाएगी, ये सेम टू सेम उसी का कटिंग है। इसमें क्या कि एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, वही क्या होता है, जनमत संग्रह। तो इसको भी आप लोग याद करिए कि जनमत संग्रह क्या होता है, क्योंकि अब कभी कभी आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है कि जनमत संग्रह से आप क्या समझते हैं। तो जनमत संग्रह का मतलब कि एक प्रत्यक्ष मतदान, मतदान मतलब वही वोट, जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, बस यही जनमत संग्रह का मतलब है, ठीक है। अब चलिए यहाँ एक क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1785 में, 1885 में, 1779 में और 1789 में, कौन सा ऑप्शन सही है आप बता सकते हो। हालांकि फ्रांस की क्रांति के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे केवल आप ये याद रखिएगा कि फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, आप इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पीछे आ चुका है। तो ये हमने सेकेंड पेज भी समाप्त कर लिया। चलिए एक पेज और है, ठीक है, उसके बाद इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं, क्योंकि हमने धीरे धीरे काफ़ी सारी चीज़ें इस लेक्चर में पढ़ ली। आपको ये सारी चीज़ें याद करनी, क्योंकि ये सारी की सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैंने केवल आपकी एनसीईआरटी की मतलब बुक पढ़कर ये इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। ये सारा का सारा आपका एक तरह से बेस्ट नोट्स एक तरह से समझ जाइए, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है कि 1804 की नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, ने जन पर आधारित विशेषाधिकार खत्म कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि जन पर आधारित विशेषाधिकार नेपोलियन ने कब खत्म किया, तो 1804 ईस्वी में। आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। ये इस लाइन को लिखने का मतलब क्या है, देखिए पहले तो मैं नेपोलियन के बारे में बताता हूँ। देखिए यहाँ नेपोलियन लिखा गया, ये गलत है, ये नेपोलियन है, ठीक है, यहाँ नेपोलियन है। देखिए नेपोलियन के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखिए नेपोलियन क्या था कि फ्रांस मतलब फ्रांस का रहने वाला था, ठीक है। उसने फ्रांस में मतलब सत्ता स्थापित किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया कि वहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे बदलाव किए शुरू में, ठीक है। जैसे ये नागरिक 1804 की नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से जानते हैं, जन पर आधारित विशेषाधिकार खत्म कर दिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई राजा होता है ना, तो आप देखे होंगे कि उनका जन्म से अधिकार होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा।
तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को ये नेपोलियन ने फ्रांस से ख़त्म कर दिया था, ठीक है। बहुत सारी मतलब गलत चीज़ों को। लेकिन बाद में जो ये नेपोलियन था ना, ये बाद में क्या हुआ कि चलकर आगे अलग-अलग देशों जैसे जर्मनी और अलग-अलग देशों में जाकर अलग-अलग शहरों पर अटैक करने लगा, बहुत सारे शहरों को बर्बाद कर दिया, बहुत सारी शहरों को जीत कर, जैसे देखिए यहाँ पे एक ये इमेज दर्शाई गई है उसकी, ठीक है। तो बहुत सारे शहरों को बर्बाद कर दिया, बहुत जगहों पे अपना कब्जा कर लिया, ठीक है। कई सारे देश इससे मतलब परेशान थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि आगे चलकर कई देशों ने मिलकर इसको हरा दिया, इसको हराकर और एक संधि की जिसे हम वियना संधि बोलते हैं, जिसको अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी केवल यहाँ ये जानिए कि जो जन पे आधारित विशेषाधिकार है उसे खत्म किसने किया, तो नेपोलियन ने किया 1804 में। बस इतना याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये काश्तकार एक शब्द आपको मिलेगा। काश्तकार क्या होता है कि लगान देकर खेती करने वाले लोगों को काश्तकार कहा जाता है। एक पादरी वर्ग, आप अपनी एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो उसमें ये शब्द मिलेगा। पादरी वर्ग का मतलब होता है ईसाइयों के धार्मिक गुरुओं का समूह, ठीक है। बस इससे और कोई बहुत ज़्यादा ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए वियना संधि क्या है, इसके बारे में जानते हैं। वही देखिए वियना संधि में आपको बता दूं कि जो नेपोलियन था ना, उसने अलग अलग देशों में जाकर बहुत सारे मतलब बहुत सारी इलाकों को जीता था, बहुत मतलब बर्बादी भी किया था, तो बहुत सारी क्रूरता भी करने लगा था बाद में, ठीक है। तो इसको क्या कि इसको हराने के लिए कई मतलब कई देशों के लोग, जैसे देखिए यहाँ पे इस चीज़ को मैं पढ़ता हूँ आपको पता चल जाएगा। जैसे 1815 में ऑस्ट्रिया, रूस, प्रसा और ब्रिटेन ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया। देखिए ये 4 देश मतलब 4 राष्ट्र मिलकर नेपोलियन को हरा दिए। अब क्यों हराए, क्योंकि भाई मतलब काफ़ी अत्याचार इसने करने लगा उस समय। जैसे अपने देश से जाकर दूसरे देश में अटैक करना, वहाँ के लोगों पे अत्याचार करना, कब्जा करना, लूटपाट करना। तो इसलिए ये मतलब क्या किए कि ये 4 देश के मतलब मिलकर इसको हरा दिए और हराकर इसके साथ एक संधि किए जिसका नाम है वियना संधि, ठीक है। तो 1815 में ऑस्ट्रिया, रूस, प्रसा और अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि वियना संधि क्या है या वियना संधि से आप क्या समझते हैं, तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं कि 1815 में ऑस्ट्रिया, रूस, प्रसा और ब्रिटेन ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया। नेपोलियन के हार के बाद उसके समय जो भी बदलाव किया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। मतलब उसने अलग अलग देशों में जाकर अलग अलग शहरों को जीत कर वहाँ अपना नियम कानून लगा दिया था। तो जब हराया मिलकर इसे, तो वो सब मतलब जो इतने उसने नियम कानून या जो भी चीज़ें लागू की थी उन सबको समाप्त कर दिया, रद्द कर दिया। जिसके लिए और इसके लिए एक संधि किया गया जिसका नाम था वियना संधि। बस इतना आप लोग लिख लोगे। अगर आपके एग्जाम में आता है कि वियना संधि से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ से इतना लिख लोगे, ये आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। देखिए अब जो ये वियना संधि हुई थी, इसका मतलब जो इसकी अध्यक्षता एक तरह से मतलब किसने किया था, ये मेज़बानी किसने किया था, तो वो ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे ड्यूक मैटरनिक उन्होंने किया था। तो वहीं पे लिखा गया कि इसकी मेज़बानी यानी वियना संधि की मेज़बानी, देखिए ये वियना संधि यहाँ हो रही है, मतलब बहुत सारे मतलब लोग जुटे हुए हैं, यहाँ नेपोलियन भी है। तो इनके बीच मतलब संधि मतलब एक तरह से हम बोलेंगे दोनों के बीच एक तरह से प्रस्ताव, एक तरह से कोई होगा और उस पर एक बात विचार करना, एक तरह से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये इमेज मैंने दर्शाया हुआ है। तो इसकी मेज़बानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने की थी, ठीक है। इसका उद्देश्य मतलब इस संधि का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य यूरोप को नई रूपरेखा देना था। यूरोप को क्या देना था, नई रूपरेखा देना था, क्योंकि मतलब नेपोलियन ने बहुत बर्बादी कर दिया था, ठीक है। जिसे नेपोलियन के युद्धों ने तहस नहस कर दिया था, वही यहाँ पे चीज़ लिखा गया है। ये एक बूर्बो वंश है, ठीक है, जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान सत्ता से हटा दिया गया था, ठीक है। उसे फिर से सत्ता दे दी गई तथा फ्रांस की सीमा पर कई राज्य बसाए गए ताकि भविष्य में फ्रांस अपना साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश न कर सके। बस तो ये तो मैंने चीज़ें लिखी हैं कि आपको जितना याद रहे आप लोग याद कर लीजिएगा। मेन यहाँ से आप यहाँ तक याद कर लीजिएगा ये किसी तरह। और ये इस मतलब जो ये वियना संधि थी उसका मतलब उसकी मेज़बानी किसने की थी, तो ड्यूक मैटरनिक जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ये और एक ये बूर्बो वंश मतलब इसको भी याद रखिएगा कि मतलब वियना संधि के फलस्वरूप बूर्बो वंश की क्या हुई, पुनः स्थापना हुई। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग
का ये आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली। मैं आशा करता हूँ इसको आपको याद करने में बहुत टाइम लगेगा, तो आप सबको धीरे-धीरे याद कर लीजिएगा। बाकी आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। मैं नंबर दे देता हूँ, ये 85 42 86 64 46, ये हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। आप इस पे मैसेज करिए तो आपको व्हाट्सएप पे आपको लिंक चला जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उस पे क्लिक कर आप ज्वाइन हो जाइएगा। यहाँ पे आपको पीडीएफ, उसके अलावा बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिलते रहेंगे, ठीक है। तो बस रहने देते हैं। ये हम लोग का पार्ट 1 था सोशल साइंस का। अब इसका हम लोग पार्ट 2 लाएंगे, और पार्ट 2 में आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पूरा ख़त्म हो जाएगा इसका। और पार्ट 3 में हम लोग कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं उनको करेंगे, फिर ये लेसन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए रहने देते हैं, इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बस, थैंक यू।